मैं एक बार आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अखबार पढ़िए, तो जो आपको समस्या समझ में आए, बड़ी समस्या है, उसको पेपर पे लिख के देखिए कि यार ये पूरी समस्या पूरी दुनिया में है क्या, ये वर्ल्ड वाइड है क्या। जापान में आज भी राम राज्य है, लेकिन भारत में राम राज्य नहीं है। भगवान श्री राम पैदा हुए भारत में, लेकिन भारत में राम राज्य नहीं है, सिंगापुर में राम राज्य है। भगवान श्री राम, भगवान परशुराम, भगवान कृष्ण सब लोग यहां जन्म लिए। दुनिया में सबसे ज्यादा मठ मंदिर कहां है, जोर से बोलिए जरा, भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा पंडा पुजारी कहां है, भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा नेता भारत में, सबसे ज्यादा अभिनेता भारत में, सबसे ज्यादा लेखक भारत में, सबसे ज्यादा पत्रकार भारत में, सबसे ज्यादा कलमकार भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रधान भारत में, सबसे ज्यादा पार्षद भारत में, सबसे ज्यादा सांसद भारत में, सबसे ज्यादा विधायक भारत में, सबसे ज्यादा वकील भारत में, सबसे ज्यादा प्रोफेसर भारत में, सबसे ज्यादा जज भारत में, सबसे ज्यादा चर्चा भारत में, सबसे ज्यादा विचार विमर्श भारत में, सबसे ज्यादा चिंतन मंथन भारत में। इसमें से चीन में कुछ नहीं होता, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये जितना चिंतन मंथन बैठक सब कुछ चलती है, चीन में इसमें कुछ नहीं होता। जितना आतंकवाद भारत में है, इतना चीन में है क्या, जोर से बोलिए जरा। जितना अलगाववाद भारत में, इसमें चीन में है क्या। चीन में कभी बम विस्फोट होता है क्या, चीन में कभी आरडीएक्स पकड़ा जाता है क्या, चीन में लफ्ज़ जिहाद की घटना कभी सुनी क्या आपने, चीन में लैंड जिहाद घटना सुनी क्या आपने, चीन में कभी घुसपैठिया कोई गया सुना आपने, चीन में कभी आपने धर्मांतरण घटना सुनी क्या, चीन में जनसंख्या विस्फोट करने की हिम्मत है क्या, चीन में ड्रग स्मगलिंग की हिम्मत है क्या, चीन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हिम्मत है क्या। क्यों? वहां तो कोई देवी देवता नहीं है। न राम ने जन्म लिया, न कृष्ण जन्म लिया, न महावीर ने लिया, हनुमान ने लिया, न गौतम बुद्ध ने लिया, न छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिया, न सरदार पटेल ने लिया, न राणा प्रताप ने लिया, न स्वामी विवेकानंद ने लिया। सारे देवी देवता महान सब भारत में जन्म लिए। इतनी समस्या, वहां किसी ने जन्म नहीं लिया, कोई समस्या नहीं। क्या डिफरेंस क्या है? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर तो नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने राम नीति लागू किया है। राम नीति है भय बिन होय न प्रिय। उन्होंने कृष्ण मंदिर नहीं बनाया, लेकिन कृष्ण नीति लागू किया, सठे साठ्यम समाचरित। तो आज की डेट में भय पैदा करने का काम किसका है? शासक का। हमारा आपका काम है क्या? नहीं। आपके नाडियाड में 10 लोग आके झुग्गी बना ले, बांग्लादेशी रोहिंग्या, आप जाकर लाठियों से पीटेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा बाद में दर्ज होगा, आपके खिलाफ एफआईआर पहले हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? जोर से बोलिए जरा। आपकी बेटी को कोई उठा ले, आपके पास इतना अधिकार है कि आप उसको, जिसने बेटी को उठाया उसको लाठियों से पीट पीट के उसका दिमाग दुरुस्त कर सकते हैं क्या? आपके खिलाफ पहले एफआईआर होगा। आपके पड़ोसी कोई कन्वर्ट कर ले, जलसा हो रहा हो, चंगाई सभा हो रहा हो, और गुजरात में होता है, मुझे खूब पता है कि यहाँ पे किस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरियां काम कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। आपके अंदर इतना अधिकार है कि जाके लाठियों से पीट पीट के मिशनरियों को हटा दीजिए, इतना अधिकार है क्या? उनके खिलाफ एफआईआर बाद में होगा, आप खिलाफ पहले हो जाएगा। जब हम कहते हैं ना धर्म की जय हो, तो उसके बाद क्या बोलते हैं? अधर्म का, याद रखिए, धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। और धर्म की जय करना समाज का काम है, और अधर्म का नाश करना शासन का काम है। हम गौशाला चला सकते हैं, गौशाला चलाना क्या है? धर्म की जय। और गौ तस्कर को, गाय खाने वाले को जेल में डालना, यह क्या है? अधर्म का। आप लाख गौशाला चलाइए, जब तक गाय खाने वाला बाहर रहेगा, एक दिन आपकी गाय जरूर खा जाएगा। तो आपका काम है गौशाला चलाना, गाय की सेवा करना, और शासन का काम है गाय खाने वाले को जेल में डाल देना। जब तक दोनों नहीं होगा, बात बनेगी नहीं। मैं ऐसे उदाहरण देता हूं, पानी की बाल्टी में ऊपर एक टोटी लगा दीजिए, बाल्टी में पानी आता रहे, और नीचे एक होल कर दीजिए, पानी निकलता रहे। बाल्टी कभी भरेगी क्या? जोर से बोलिए जरा। आपके अगर बाथ टब है, तो बाथ टब में पहले ऊपर से पानी नहीं खोलते, पहले नीचे जो ड्रेन पाइप है उसको बंद करते हैं। जब तक ड्रेन पाइप आप नहीं बंद करेंगे, ऊपर टोटी खोल के रखेंगे, पानी लीक होता रहेगा, कभी भरेगा नहीं। इस देश में सबसे पहले कानून का खौफ पैदा करने की जरूरत है। आखिर क्या कारण है कि भारत में इतने अपराध हो रहे हैं और वहां होता ही नहीं? यहां 32 गाड़ियों में 32 कुंटल बारूद इकट्ठा कर लिया, वो भी भारत की राजधानी के आसपास। आपने कभी सुना कि चीन की राजधानी बीजिंग के आसपास किसी ने 32 किलो आरडीएक्स इकट्ठा किया हो? जोर से बोलिए जरा। नहीं। आपके गुजरात में 3 पकड़े गए, उसमें एक डॉक्टर पकड़ा गया, खतरनाक जहर बनाया उसने, और 1 कुंटल जहर बना लिया।
मेरी डॉक्टर से बात हो रही थी, बहुत सारे रिसर्च के लोगों से, वो जहर इतना खतरनाक था कि वो जो भोपाल गैस कांड हुआ था ना, उससे भी खतरनाक जहर हो, हवा में उड़ा दे तो जो सांस लेगा सब मरेंगे। जो रायसिन जहर मिला था 1 कुंटल, वो इतना खतरनाक जहर मात्र 100 ml अगर एक पानी की टंकी में डाल दे तो पानी की टंकी पीने वाले सब मर जाएंगे। और एक पानी की टंकी सामान्यतः 10,000 लोग पानी पीते हैं एक टंकी से। वो इतना खतरनाक जहर था, एट ए टाइम 10 लाख लोगों को मार सकता था। वो तो पकड़ लिया गया। आप मुझे बताइए, सिंगापुर में ऐसा जहर कभी सुना आपने पकड़ा गया हो? जोर से बोलिए जरा। चीन में पकड़ा गया क्या? तो भारत में क्यों पकड़ा जा रहा? क्योंकि हमारे देश में संविधान की शपथ लेने वालों को मानव और दानव का अंतर ही समझ में नहीं आता। माननीय जज साहब बैठे हैं, उनको मानव दानव का अंतर पता है। ताली बजाइए माननीय जज साहब के लिए कि उन्होंने मानव और दानव का अंतर किया और दानवों को हमेशा फांसी पे लटकाया। लेकिन भारत में खास तौर पे, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में देखता रहता हूं, हर जगह ह्यूमन राइट, हर जगह ह्यूमन राइट। आतंकवादियों का ह्यूमन राइट, अलगाववादियों का ह्यूमन राइट, जिहादियों का ह्यूमन राइट, मिशनरियों का ह्यूमन राइट, नशा तस्करों का ह्यूमन राइट, मानव तस्करों का ह्यूमन राइट, हथियारों के कारोबारियों का ह्यूमन राइट, सबका ह्यूमन राइट। बस यहाँ की आम जनता का ह्यूमन राइट नहीं है। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। इस व्यवस्था को हमें फिर से एक बार बहाल करना पड़ेगा। और जो दानव है वो किसी भी तरीके का कृपा पात्र नहीं होना चाहिए। तो भारत को अगर बचाना है तो हमें जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। जब तक साल भर के अंदर देश विरोधियों को, जासूसों को, गद्दारों को, मक्कारों को, हरामखोरों को फांसी देना शुरू नहीं करेंगे, हमारे न बच्चे सुरक्षित होंगे, न हमारा सनातन धर्म सुरक्षित होगा। बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। और एक बात और याद रखिए, वो केमिकल बनाने वाले पकड़े गए, पुलिस ने पूछताछ किया, उन्होंने चलो कुछ बातें बता दिया। डॉक्टर पकड़े गए, डॉक्टरों ने पुलिस ने पूछताछ किया, कुछ बात बता दिया। ये बेचारे पुलिस वाले कोई अंतर्यामी है क्या, कोई जादूगर है क्या कि जो आतंकवादी के मन में है सब बात उगलवा सकते हैं क्या? अरे जो व्यक्ति बम बांध के फटने के लिए तैयार है वो पूरा सच पुलिस वालों को बताएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। जो व्यक्ति जिसको अपनी जिंदगी की चिंता नहीं, एक व्यक्ति फरीदाबाद से चला गाड़ी में बैठ के लाल किला के पास गया, 3 घंटे वो बैठा रहा बम बारूद लेके, न उसको अपने माता पिता की याद आई, न अपनी बीवी की याद आई, न अपने बच्चों की याद आई, न बहन की याद आई, और 3 घंटे बाद बम लगा के फट गया। और वो भी डॉक्टर। अगर वो पकड़ा जाता तो जो इतना मेंटली ब्रेन वॉश हो चुका है, वो पुलिस के थोड़ी देर उल्टा टांग देने से, या पुलिस के 4 बार लाठी मार देने से, या मान लो पेट्रोल उल्टा करके थोड़ा 2-4 बूंद पेट्रोल डाल देने से वो सच बता पाएगा क्या? वो पुलिस के बंधु बैठे हुए हैं, बता देगा क्या भैया? नहीं बताएगा। वो देखो इशारा कर रहे, नहीं बताएगा। तो समाधान क्या है? समाधान है टेक्नोलॉजी, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट। अरे ये भी गारंटी नहीं को टेस्ट में भी सब बता देगा, लेकिन 99% चांस है कि सारा सच सामने आ जाएगा। लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, ना ना ना, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट आर्टिकल 20 का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। मैं इन्हीं चीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारत में सभी मुकदमों का फैसला साल भर में हो सकता है, भारत में सभी विवादों का समाधान साल भर में हो सकता है, भारत में अलगाववादियों, आतंकवादियों, जिहादियों, उन्मादियों को साल भर के अंदर फांसी दिया जा सकता है। केवल एक काम कर दे, झूठ बोलना जघन्य अपराध घोषित कर दे और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दे। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना जघन्य अपराध है। अमेरिका में 10 से 20 साल सजा है, ऑस्ट्रेलिया में 7 से 14 साल सजा है, सिंगापुर में 10 से 20 साल सजा है। और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून भी है। अमेरिका में एक आतंकवादी था डेविड कोलमैन हेडली, वो पकड़ा गया, पूछा भाई तूने रेकी किया क्या? बोला हाँ जी रेकी किया। सोचिए अमेरिका का आतंकवादी कितना ईमानदार है, हाँ जी रेकी किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके वकीलों ने पहले बता दिया था रेकी करने की सजा 5 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल की है, तुम एडमिट कर लेना, कम बच जाओगे। अमेरिका में एक व्यक्ति को भी 3 शर्ट चुराने के बाद 25 साल सजा हुई। जानते हैं क्यों? उसके वकील उसको बताया नहीं कि झूठ बोलने क्या होता है। तो 3 शर्ट चुराया था तो 1 शर्ट की 5 साल सजा, वहां कंसेक्टिव सेंटेंस होता है। तो 3 शर्ट चुराया तो 15 साल और झूठ बोला शर्ट नहीं चुराया तो 10 साल और।
3 शर्ट चुराने पर कितनी सजा? 15 साल। वहां ऐसे सजा होती है। कभी आप लोग गूगल करना, द लॉन्गेस्ट प्रिजन सेंटेंसेस, गूगल पे करना, सजा दुनिया में कैसे कैसे होती है। एक व्यक्ति ने चिटफंड बना के चिटफंड स्कैम किया था, 1,43,000 साल सजा, 32,000 साल सजा, 40,000 साल सजा। हमारे यहाँ बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, जिसमें 300 लोग मारे गए थे। सेम समय में मैड्रिड में बम ब्लास्ट हुआ, हमारे यहाँ वाले सबूत के अभाव में छूट गए, मैड्रिड वालों को 30,000 साल सजा हुई। हालांकि आदमी 30,000 साल कोई जीता नहीं है, लेकिन दुनिया में यह सिस्टम है। क्योंकि अगर आप सबको एक सिंपल लाइफ इंप्रिजनमेंट कह देंगे तो पता कैसे चलेगा कि इसने कितने लोगों को मारा, कितनी हत्या किया। इसलिए वहां पे अपराध के हिसाब से काउंटिंग होती, 30,000 साल सजा, 40,000 साल सजा, 50,000 साल सजा। चीन में अभी कुछ दिन पहले चीन के कृषि मंत्री को फांसी दे दिया। क्यों? 2 लाख युआन लिया था। यहाँ 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 का कोयला घोटाला हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। 2-2 साल सजा हुई। वो बेचारा कृषि मंत्री चीन का मात्र 2 लाख युआन ले लिया था किसी से, ठेकेदार से। गया एक फैक्ट्री का जीएम था, किसी ठेकेदार से जो वहां पे कुछ सप्लाई करता होगा, 1.5 लाख युआन ले लिया था, टांग दिया गया। भाई बिन होए न प्रीत सठे साठ्यम समाचरित। देश में केवल अब समय आ चुका है झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित किया जाए, झूठी जांच को जघन्य अपराध घोषित किया जाए, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। दुनिया के कई देशों में बाप भी अपने बेटे के लिए झूठी गवाही नहीं करता। क्यों? क्योंकि बेटा तो फंसेगा, झूठी गवाही के चक्कर में वो भी फंस जाएगा। और हमारे देश में तो आपको गवाह ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके अपराध के हिसाब से 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 वहीं कोर्ट में गवाही मिल जाते हैं। अभी यूपी में पकड़ा गया, अब तक करीब 60 लोगों का वो जमानत ले चुका था। एक ही व्यक्ति 60 लोगों की जमानत ले चुका था। 1 लाख रुपए लेता था, कह देता था हम तो इनको जानते हैं, जब से पैदा हुए तब से इनको जानते हैं। ये हो रहा है। एक चीज याद रखिएगा, जब जुडिशियल सिस्टम गड़बड़ होगा तो उसका फायदा, चलो कुछ अधिवक्ता बंधुओं को फायदा हो सकता है, कुछ माननीय जजों के भी फ्लैट वेट बन सकते हैं, मकान बन सकते हैं, लेकिन देश बहुत बड़े खतरे में आता है। इसलिए जुडिशियल सिस्टम को ठीक करना जरूरी है, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना जरूरी है। झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करना है। लोग झूठी शिकायतों के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी SC ST केस के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी दहेज के केस के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग डिले के कारण छत से कूद कूद के मर रहे हैं, लोग फर्जी दहेज के केस कारण, मैंने कई केस ऐसे देखे, आत्महत्या कर लिया, पति ने आत्महत्या कर लिया, वो वाइफ परेशान कर रही थी। फर्जी दुनिया भर के ऐसे केस आ रहे हैं जिससे लोग आत्महत्या करते जा रहे हैं। तो अगर हम ऐसे इसको सिस्टम को नहीं बदलेंगे तो देश सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता की, भारत माता